हूं, ठीक है क्या? चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या नाम है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना लिए, अब हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है बेटा? एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालाइज। हर इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं जानता, हर इंसान कॉमर्स का नहीं होता, तो ताकि वो बेटर समझ पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसीलिए कुछ टूल्स बनाए गए। क्या बनाए गए बेटा? कुछ टूल्स। फ्रीज है क्या? चल का नहीं रही इसके लिए। आजा भाई। हाँ, तो कुछ क्या बनाए गए बेटा? टूल्स। कुछ क्या बनाए गए? टूल्स। तो क्या टूल्स बनाए गए? पहला टूल बनाया गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट। पहला टूल क्या बनाया गया? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा टूल बनाया गया कॉमन साइज स्टेटमेंट। दूसरा टूल क्या बनाया गया? कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा बनाया गया रेशियो एनालिसिस और चौथा बनाया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो टूल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने बताए गए? 4। पहला कंपैरेटिव, दूसरा कॉमन साइज, तीसरा रेशियो, चौथा कैश फ्लो। पहले तो आपके सिलेबस से कट गए इस बार, ना कंपैरेटिव है ना कॉमन साइज है, ना कंपैरेटिव है ना कॉमन साइज है। सिर्फ क्या है बेटा? रेशियो और कैश फ्लो। क्या है? क्या है? रेशियो और कैश फ्लो। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं। कंपैरेटिव, कॉमन साइज लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करता है। 2018 से 19 को, 19 से 20 को, 20 से 21 को। जब हम 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो वो कौन सा एनालिसिस कहलाता है बेटा? कंपैरेटिव। क्या कहलाता है? तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। 2018 2019 आजू बाजू में एनालिसिस कर रहे हैं, 20 और 21, 21 और 22, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। प्रैक्टिकल कर गया पर हो सकता है बताओ, गिव एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो क्या आएगा बेटा? कंपैरेटिव। क्या आएगा? कंपैरेटिव। वैसी एक चीज होती है कॉमन साइज। क्या होती है? कॉमन साइज। कंपैरेटिव क्या करा था? एक ही साल के 2 ईयर के, सॉरी एक ही कंपनी के 2 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहा था, वो क्या था बेटा? कंपैरेटिव। कॉमन साइज क्या करता है? इसी साल के डेटा को उसी से कंपेयर करता है। मतलब हर चीज को जैसे पीएनएल बनाया, क्या बनाया? पीएनएल। हर चीज को कंपेयर करेगा सेल्स के टर्म पे। हर चीज क्या कंपेयर करेगा? सेल्स के टर्म पे। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स है 10 लाख की, सेल्स कितने की है? अदर इनकम 1 लाख। अदर इनकम कितना है? 1 लाख। तो बोलेगा अदर इनकम सेल्स की कितना परसेंट है? 10%। कितने परसेंट है? सैलरी दी है 2 लाख रुपए। सैलरी कितनी दी है? तो सैलरी कितना परसेंट है सेल्स के? 20%। हर चीज को जब उसकी सेल से कंपेयर किया जाए तो कहलाता है कॉमन साइज। क्या कहलाता है? कॉमन साइज। किसी एक फैक्टर को कॉमन पकड़ा जाता है, जैसे कि सेल्स को पकड़ा। किसको पकड़ा? सेल्स को। हर चीज सेल्स के कितने परसेंट है, जब वो कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? कॉमन। अरे क्या कहलाता है? पिछले साल तक इसके प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे, अभी सिलेबस में नहीं है। इसको वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। सबसे ऊपर लिखते हैं अपन सेल्स, हर चीज को सेल से कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? वर्टिकल। क्या हो गया? वर्टिकल। तो अगर आपसे कोई पूछे वर्टिकल एनालिसिस क्या है तो क्या चीज आएगी? कॉमन साइज। कोई पूछे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या है तो क्या आएगी? कंपैरेटिव। 2 सालों का ट्रीटमेंट कौन करता है? कंपैरेटिव। और एक ही साल में अलग अलग एलिमेंट्स का सेल से या बैलेंस शीट की टोटल से जो कंपेयर करता है वो क्या कहलाता है? कॉमन साइज। क्या कहलाता है? कॉमन साइज। रेशियो एनालिसिस आप जानते हैं, अलग अलग प्रकार के रेशियोज होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जानते हैं, कितना कैश आया कितना कैश गया। क्लियर है क्या? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है? जो बाहर के लोग एनालिसिस करते हैं। क्या बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल Access is conducted by those who do not have access to the detailed records of the enterprise and therefore have to depend on the published accounts. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक इन्वेस्टर है, क्या कोई एक इन्वेस्टर या गवर्नमेंट है, कोई बाहर का बंदा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने जाता है। तो अगर मैं आज यहां बैठ के रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करूं तो उतना ही एनालाइज कर पाऊंगा जितना डेटा मेरे को कौन देगा? रिलायंस। रिलायंस ने जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश किए सिर्फ उसी के बारे में मुझे नॉलेज होगा, तो मैं एक्सटर्नल बैठ के से उतना ही कर सकता हूं। लेकिन अंबानी जी के पास भी उतना ही डेटा होगा कि मुझसे कई गुना ज्यादा डेटा होगा। तो वो जो एनालिसिस करेंगे वो कौन सा एनालिसिस कराएगा? इंटरनल एनालिसिस। तो इंटरनल एनालिसिस क्या होता है? कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। क्या होता है? कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट। जबकि एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है क्या? एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। मैंने बता दिया क्या होता है? आजू बाजू। एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या आता है बेटा? कंपैरेटिव। क्या आता है? दिस एनालिसिस मेड टू रिव्यू द एनालिसिस फॉर नंबर ऑफ इयर्स। दिस इज अ
टाइम सीरीज एनालिसिस। तो क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। अलग अलग सालों का, 2020 का, 21 से, 21 का, 22 से, तो उसको टाइम सीरीज एनालिसिस बोला गया है। वर्टिकल क्या होता है? कॉमन साइज रिव्यू एनालिसिस, इट इज एक ही साल का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 ईयर ओनली। इट इज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। कौन सा बेटा? क्रॉस सेक्शनल, मतलब एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से एनालिसिस किया जाता है, तो उसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं। हाँ, सुन रहे हो? कथा टाइप बैठे हो, बिल्कुल भागवत सुनने आए हो, ठीक है क्या? एक कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। एक कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? जब 2 सालों का हो तो हॉरिजॉन्टल। क्या बस टाइम सीरीज एनालिसिस कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कौन सा होगा बेटा? वर्टिकल। एनी डाउट्स? रीड कर लेना इसको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म, क्या क्या क्या? इंट्रा फर्म मतलब मैं फर्म के अंदर ही एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से एनालिसिस करूं। इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा मतलब विद इन। इंट्रा फर्म मतलब एबीसी फर्म है, XYZ फर्म है, जब मैं एबीसी फर्म का एनालिसिस अंदर ही अंदर कर रहा हूं, XYZ से कोई लेना देना नहीं है, अपने ही सेल्स का, अपने पिछले साल की सेल से कर रहा हूं या कुछ भी, अपने अंदर ही अंदर फर्म के एनालिसिस कर रहा हूं, तो वो कौन सा एनालिसिस है? इंट्रा फर्म। लेकिन जब मैं एबीसी फर्म को XYZ से करूंगा, क्या बस नहीं, रिलायंस को, जियो को, एयरटेल से करूंगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? इंटर। कौन सा हो जाएगा? इंटर। तो एक होता है इंट्रा यानी विद इन दी कंपनी, क्या है क्या? और इंटर क्या होता है? अमंग टू कंट्री कंपनीज, अमंग टू कंपनीज। तो एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटर फर्म। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। एक बार बुक लाए हो? प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अच्छा मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को यूज कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? पहले मैनेजमेंट, सबसे पहले कौन यूज करेगा? मैनेजमेंट। दूसरा इंप्लॉइज, तीसरा शेयर होल्डर्स, चौथा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अरे नहीं समझ आ रहा है क्या? और कौन करेगा? सप्लायर्स, बैंक लेंडर्स, रिसर्चर्स, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स। ये लिमिटेशन वगैरह पढ़ लोगे क्या? मैं एक काम कर रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला पूरा चैप्टर आप लोग रीड करके आएंगे, एकदम ज्ञान ज्ञान की बातें हैं। मेन मैं तुमको क्या पढ़ा रहा हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो, ये बस इतना ही बचा है इसमें। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। लिमिटेशन क्या क्या है बोल दो? क्या क्या है? पहला लिमिटेशन क्या है? हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है कि आप पास्ट को देख के फ्यूचर नहीं सोच सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पास्ट के बनते हैं, तो इसका एक लिमिटेशन है कि किसका बेटा? पास्ट बताता है। दूसरा क्या है? इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस के चेंजेस को ये नहीं दर्शा पा, समझ रहे हो कि सेल्स बढ़ गई जबकि क्वांटिटी कम हुई होगी, चेंज किसके कारण आया होगा? प्राइस के कारण। तो ये क्या होता है? प्राइस के चेंजेस को नहीं दर्शा पाता, ओवरऑल रहता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। क्वालिटी हो सकता है प्रोडक्ट की अच्छी हुई हो, भले क्वांटिटी कम बिक रही हो। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो क्या करता है बेटा? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। तो लिमिटेशन में पहला क्या है? पहला क्या है? हिस्टोरिकल। दूसरा क्या है? प्राइस लेवल चेंजेस। तीसरा क्या है? क्वालिटेटिव। चौथा, सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो लिमिटेशन का की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो ऑब्वियस सी बात है लिमिटेशन किसकी होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। नॉट फ्री फ्रॉम बायस। नॉट फ्री फ्रॉम बायस मतलब, बायस मतलब डिस्क्रिमिनेशन, बायसनेस के मतलब ये है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी क्या होती है? कई बार बायसनेस होती है, कभी किसी चीज को किसी और तरीके से दिखाया जा सकता है। तो देखो, इन मेनी सिचुएशन द अकाउंटेंट हैज टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। एग्जांपल, कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड लगाना है, कौन सा मेथड लगाना है, उससे भी फर्क पड़ता है। अकाउंटिंग प्रैक्टिस, आप दो कंपनियों को सुन रहे हो, दो कंपनियों को कंपेयर कर रहे हो, इसकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस कुछ और है, इसकी अकाउंटिंग कुछ प्रैक्टिस कुछ और है, तो क्या दोनों जरूरी है आपस में कंपेरेबल हो? नहीं। पिछले साल को इस साल से कंपेयर कर रहे हो सकता है पिछले साल अकाउंटिंग किसी और में की हो और इस साल हमने पॉलिसी या मेथड क्या किया हो, कुछ ना कुछ चेंज किया हो। तो ये चौथा क्या है? विंडो ड्रेसिंग। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? लीपापोती करके, मेकअप करके क्या कर देना बेटा? अकाउंट्स को सुंदर बना देना। क्या बात समझ में आ रही है? अकाउंट्स असल में उतने सुंदर, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है क्या? अकाउंट्स असल में उतने सुंदर है नहीं, उसको विंडो ड्रेसिंग करी, क्या बात समझ में आ रही है? उसकी लीपापोती करी, क्रीम पाउडर लगाया, तो उसको क्या बना दिया बेटा? सुंदर बना दिया। तो ये भी होता है और इसलिए सही एनालिसिस नहीं दे पाता है। नहीं आई कि आई बात समझ में? Identify symptoms. Financial analysis identifies symptoms of problem but does not offer its diagnosis. ये प्रॉब्लम बता देता है कि देखो ये दिक्कत है, ये सेल्स बढ़ रही है, ये कम हो रही है, लेकिन ये क्या है? सोल्यूशन नहीं बता पाता है, सिर्फ दिक्कतें बता देता है कि ये दिक्कत आ रही है। इसके सोल्यूशंस आपको खुद से ही सोचने पड़ते हैं। ये हमने क्या पढ़ा?
लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बोल दो एक बार कौन कौन से थे। दूसरा, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। तीसरा, क्वालिटेटिव। चौथा, सफर फ्रॉम लिमिटेशंस। पांचवा, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। छठवा, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। अगला, विंडो ड्रेसिंग। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई सिम्टम्स। डिड यू गेट इट और नॉट? हाँ या ना बोल के बताओ। नहीं आया? अब मेन अपन को पढ़ना है पीएनएल का फॉर्मेट। क्या पढ़ना है बेटा? पीएनएल का फॉर्मेट। आओ एक बार वो देख लेते हैं। क्या बोल रहे भाई? 3 नंबर का छोड़ देंगे? सब छोड़ के आएंगे तो बेटा तो कौन बताएगा? ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसी दुनिया सोच रही है। हेड्स पूछे जाते हैं हर बार, कौन सी चीज कौन से हेड में आती है। आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है क्या? सबसे पहले बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है। पहली चीज क्या आती है? बैलेंस शीट। दूसरी चीज क्या आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी चीज नोट्स टू अकाउंट्स। और चौथी चीज, अभी सॉरी, अच्छा तुमको पता तो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। दूसरा, पीएनएल। तीसरा, नोट्स टू अकाउंट्स। चौथा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पांचवा, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते भाई। कौन कौन होता है? पहला कौन होता है? बैलेंस शीट। दूसरा, पीएनएल। तीसरा, नोट्स टू अकाउंट्स। चौथा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है क्या? सब कहानियां है, वे पढ़ लेना भगा तो। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है? एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है? ये सब आता है क्या एग्जाम में? मेरे को नहीं लगता आता है। पहली चीज क्या आती है एनुअल रिपोर्ट में? एनुअल रिपोर्ट में पहली चीज क्या आती है? बोर्ड रिपोर्ट। क्या आती है? दूसरी आती है ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज क्या आती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चार, बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर नोट्स टू अकाउंट्स जो अलग से बनते हैं वो, ठीक है क्या? बस वही बताया एक बार। बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आप ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हो, मैं आपको फॉर्मेट पढ़ा चुका हूं, ये वाला याद है आपको? बोल दो क्या क्या आता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉन। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट। फिर क्या आता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, deferred tax liability, other current liability, other long term liabilities। current liability के अंदर short term borrowing, short term provisions, trade payables, other current liabilities। बैलेंस शीट का टोटल हो गया, बोलो हाँ या नहीं? नॉन करेंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है? पीपीई। पहले क्या आता है? पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। बोले तो फिक्स्ड एसेट्स। बोले तो इसके अंदर भी चार, क्या होगा? टैंजिबल, इंटैंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल अंडर डेवलपमेंट। याद है? फिर क्या होगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर डेफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट असेट्स। करेंट असेट्स के अंदर करेंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट असेट्स। हाँ या ना फटाफट बोलो। अभी एक एक करके उन्होंने डिटेल दिए किसके अंदर क्या क्या आता है, अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या? क्यों बेटा? अरे भैया बच्चा क्या बोलते, भैया ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा, हमने कुछ छोड़े नहीं। ये आएगा बेटा। चलिए
नेम एनी 5 आइटम्स shown under reserves and surplus as per schedule 3. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आने वाले कोई भी 5 आइटम जिससे पूछूंगा वो बताएगा. चुप तो हो जाओ 2 मिनट. बेटा, ओ बेटा, हाँ चारू रुक जा 2 मिनट. यस लकी बॉय, यू आर सो लकी, यू गॉट द चांस. दो और 3 और. ठीक है, हाँ तुम बताओ. IFR WCR नहीं लिखना, पार्टनरशिप नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा है ना. लाइक बैठ जा, बैठ जा लक्की. है लेकिन IFR WCR ये सब नॉर्मली पार्टनरशिप फॉर्म में बनते हैं. कंपनीज में जब तुम्हारे पास ज्यादा ऑफिशियल नेम है, जैसे कि जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, के बाद समझ में आ रही है. PNL का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है क्या. PNL का डेबिट बैलेंस नेगेटिव में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही लिखो ना, दोनों क्यों लिखने हैं. ये देखो, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और रीवैल्यूएशन रिजर्व. क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व, सुनो ना बेटा, सिर्फ पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन नहीं होता है. रिवैल्यूएशन रिजर्व एक अलग रिजर्व होता है. जब भी कंपनी के द्वारा एक स्टैंडर्ड होता है जहां पे कंपनी अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करती है, तो वो जो रिवैल्यू करके जो रिजर्व बनाती है वो क्या कहलाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व. तुमने पार्टनरशिप में कहीं भी रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं पढ़ा है. तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट बना के उसको बांट दिया है. क्या बात समझ में आ रही है. वो बहुत अलग चीज होती है. यहां पे जब कंपनी एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यू करती है, क्या हो गया अनुराग, तो वो जो रिजर्व बनता है उसको कहां डाला जाता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में. ठीक है क्या. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आने वाली कोई 4 चीजें बताओ. क्यों बनता है कोई का लॉ है ना बेटा, वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है. ये बोलता है कि आपने जब भी उसको रिजर्व और ये असेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू किया है तो उसका पैसा आप कहां डालोगे. पार्टनरशिप फॉर्म तो है नहीं कि ले जाओगे पार्टनर, तो उसको अलग से रिजर्व एंड सरप्लस में रखा जाता है. जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रखा जाता है, वैसे रिवैल रिजर्व रखा जाता है. और उसके भी फिक्स होते हैं कि कहां कहां आप उसको यूज कर सकते हो. अगली बार जब रिवैल्यूएशन में लॉस होगा तो रिवैल रिजर्व से राइट ऑफ होगा. ऐसा होता है, इसलिए नहीं बताता हूं मैं यहां वहां की बातें. एक बात मुझे ईमानदारी से बता दो, सुन लो, आगे मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है. बोल दो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई मेरे को वो ऐसा मजा नहीं आ रहा है थ्योरी कराने में. मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आ रहे थे, बच्चे बोल रहे थे नहीं बन रहा है, वरना खुद जाके घर पे पढ़ लेना. मुझे कोई ऐसा है नहीं कि तुमको अगर इंटरेस्ट नहीं तो मैं जबरदस्ती पढ़ाऊं. ठीक है, तो फिर अपन एक काम करते, रहने देते हैं इसको. ठीक है. अंडर विच main head the equities and liabilities are following items in a company's balance sheet as per schedule 3. एक काम करेंगे, सब लोग पेपर पेन उठा के लिखेंगे कौन सी चीज किस में आएगी. ये हेड वाला क्वेश्चन आएगा एक आध एग्जाम में, पक्की बात है, लिख के ले लो मुझसे. आज बच्चे कम क्यों आए, आज क्या फेयरवेल है किसी स्कूल का. तो फिर क्या अनीश का फेयरवेल है ना. अंडर विच मेन हेड या सब हेड इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर फॉलोइंग चीजें आएंगी, आपको बस नाम लिखने हैं. पहली चीज है डिबेंचर्स, दूसरी चीज है पब्लिक डिपॉजिट्स, तीसरी चीज है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, चौथी चीज है कैपिटल रिजर्व, पांचवी चीज है फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स, बिल्स पेएबल, एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस में पैसा मिल गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स.
मैं बहुत तेज चिल्ला दूंगा, मैं बता रहा हूं, मेरे को बहुत तेज इरिटेशन हो रहा है जो मुझे पंचायत करते हुए दिख रहे हैं। बैठना है, बैठो क्लास में। आज कौन लोग नहीं आए? दो चार गुट गायब है ना पूरे। बैलानी पंजवानी नहीं आए। अंश चेलानी। नहीं बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ के बाकी लिखने लग जाओ। सबके मेन हेड सब हेड दोनों लिखने में पूछूंगा एक एक से। चलो जल्दी करो। हो गए, जितने बने उतने होगा, बाकी छोड़ दो। हो गए, अब 2 मिनट पेन छोड़ दो, रख दो नीचे पेन। जो लिखा है उसको मतलब ठीक है, कुछ पूछ नहीं रहा हूं, कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, बस यहाँ मेरे को कोई लिखता हुआ ना देखे, छोड़ दे सब लोग। अब मुझे बताएं कल का होमवर्क क्या था? हाँ 60 से 70 ना, काय के पास्ट एडजस्टमेंट। कितने लोग ने किए पूरे 10 क्वेश्चन 60 to 70? कितने लोग ने 5 क्वेश्चन किए 60 से 70 के बीच के, कोई से भी 5? जम के हाथ उठाए। ठीक है, हाथ नीचे कर लें। कितने लोग ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया 60 से 70 के बीच का? हाथ उठा दे, ईमानदारी से हाथ उठाना बेटा, बाकी लोग के चेक कर लूंगा फिर। नहीं, इतने महान को मत गिनो, उसे एक महान क्वेश्चन को दरिया में डाल दो। कितने लोग ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है? हाथ उठा दे। ठीक है, हाथ नीचे कर ले। अब ये तो मैं करा दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ फिनल अकाउंट भी बनवा दूंगा। अब मुझे मेनली ये बताओ कि कल से क्लास लगानी है कि नहीं लगानी है? हाँ, क्योंकि मेरा मन ये बन रहा है कि मैं कल से ही छुट्टी घोषित कर दूं, क्योंकि मैं यहाँ पे आके 2 क्वेश्चन करा दूंगा, उससे क्या। अच्छा, कल कौन सा रिवीजन चालू करना है ये बताओ? हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अच्छा, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या चाहते हो?
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैं तुमको अपनी इच्छा बता देता हूं। मेरी इच्छा ये है कि मैं एक क्लास लगाऊं जिसमें जो कॉमन चीजें हैं, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तो आएगी नहीं, नॉर्मल रिवेल के फंडामेंटल, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल के फंडामेंटल और उसके कुछ एडवांस वाले क्वेश्चंस पहले वो करा दूं। कल क्या तारीख है? 25 को मैं क्या करा दूं? रिवेल और पार्टनर्स कैपिटल बेसिक, एकदम बेसिक वाला, जो मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा। मैंने जनरल रिजर्व WCR वाला, IFR वाला एक वीडियो मैंने डाल दिया था, देखा था क्या आपने? नहीं देखा? WCR और IFR का कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हुआ एक पुराना वीडियो बना रखा था, वो मैंने डाल दिया था, वो आप एक बार देख सकते हैं, है ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन और रिटायरमेंट में आएगा ही आएगा। एडमिशन में आएगा, मतलब आपको क्या पढ़ना चाहिए? एडमिशन पढ़ना चाहिए। एडमिशन और रिटायरमेंट में से कोई एक चीज पढ़नी चाहिए, तो कोई एक चीज में पहले एडमिशन पढ़नी चाहिए, फिर आपको डेथ पढ़ना चाहिए, फिर आपको डिसोल्यूशन पढ़ना चाहिए। अगर कोई सब रिटायरमेंट डेथ को एक ही साथ मान के चल रहा हूं मैं, चलो डेथ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट सबसे पहले पार्टनरशिप में क्या है? फंडामेंटल। क्या है? मैं जो 3 चैप्टर बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? फंडामेंटल। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एडमिशन। और फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डिसोल्यूशन। क्या बात समझ में आ रही है? एक 6 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखेगा एडमिशन और रिटायरमेंट ऑप्शन में, एक 6 मार्क का क्वेश्चन दिखेगा आपको डिसोल्यूशन का। 6 नहीं तो 4 और 2 वहां दिख सकता है। 6 मार्क का उसमें दिखेगा, 6 मार्क का उसमें दिखेगा, ठीक है क्या? और फिर फंडामेंटल आएगा। डेथ का एक आध छोटा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर 3 नंबर में, लेकिन वो 6 नंबर में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ प्रैक्टिस करनी है तो वो क्या करनी चाहिए बेटा? एडमिशन की और डिसोल्यूशन की। गाय की एडमिशन की और डिसोल्यूशन। और मजे की बात है, अगर एडमिशन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट भी हो जाता है, कुछ अलग उसमें नहीं है। सिर्फ है एक चीज, एग्जीक्यूटिव अकाउंट है कि कट गया है? एग्जीक्यूटिव अकाउंट बस एक है जो डेथ में आता है अलग से, ठीक है क्या? वो बोलोगे तो मैं अलग से करा दूंगा। हाँ, रिटायरमेंट में वो चीज लोन अकाउंट कहलाती है और डेथ में वही चीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कहलाती है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। डेथ में जब बनाई जाती है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बोल देते हैं, रिटायरमेंट बनाई जाती है तो उसको लोन अकाउंट बोल। मेरे को मेन ये है कि मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा ये सब कराने का, क्योंकि सिर्फ आके क्लास बैठ के जा रहे हैं आप लोग, तो कोई सेंस नहीं है मेरी तरफ से एफर्ट मारने का। जनसंख्या भी दिन पे दिन कम होती जा रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 4 बच्चे भी आएंगे तो पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ने वाले आएंगे तो, टाइम पास करने वाले 100 भी आएंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत साधारण सी बात है। मैं तो पहली चीज, कल मैं एडमिशन पढ़ाऊंगा, या तो कल एडमिशन में मैं पूछ रहा हूं आपसे, या तो एडमिशन में कल बेसिक पढ़ाऊंगा या तो सीधे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा दूंगा। हाँ, कितने लोग बोल रहे हैं पहले बेसिक पढ़ा दो एडमिशन में? अरे बोल रहे हो तो बोलना, डरना किस बात का है? प्रचुर मात्रा में 2 लोग ने बोला है। कितने लोग बोल रहे हैं सीधे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करा दो? ठीक है, तो कल मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन का करा दूंगा, 3 केसेस, तीनों केसेस करा दूंगा, और साथ में परसों मैं करा दूंगा रिटायरमेंट का। उसके बाद में बेसिक भी पढ़ाऊंगा, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल वाले। जिसको पढ़ना है मत आना, बाकी जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको, लेकिन लास्ट में कराऊंगा ताकि जो जो जरूरी वाली चीजें वो हो जाए। डिसोल्यूशन के बाद करा दूंगा, उसके बाद मैं क्या करा दूंगा? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद एक्स्ट्रा वाली चीजें। सबसे अनुरोध है कि जिसके जो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मुझसे बोल के कंप्लीट करा लो, क्योंकि 31 के बाद क्लासेस रेगुलर नहीं लगेगी। हाँ, मैं अवेलेबल रहूंगा, जिसको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ने आ सकता है 31 के बाद, लेकिन जिस प्रकार से तुम्हारी शक्लें और तुम्हारी हरकतें हैं, कोई नहीं आने वाला, मुझे पता है, क्योंकि कोई पढ़ने नहीं वाला घर पे। चलिए आ जाइए, इसके आंसर बता दीजिए मेरे को। डिबेंचर्स कहां पे आएगा सबसे पहले? मेन हेड क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी, और उसका हेड क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखा क्या आपको? अगली चीज पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है बताओ? पब्लिक से लोन उठाया, पब्लिक से लोन उठाया, ये भी कहां पे आता है? नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर। किसमें आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां से आता है? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व कहां आता है? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। फोर फीचर अकाउंट कहां पे आता है? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर। हाँ, नहीं, आपको हेड का नाम लिखना है ना अंदर का, तो फोर फीचर का बोल रहे हो ना तुम, तो वो तुमको अलग से हेड सब हेड का नाम लिखना है, वो सब्सक्राइब कैपिटल ही आएगा, क्योंकि वो कोई सब हेड नहीं होता। अच्छा, दूसरा क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अभी हमने पे नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटीज। क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी। और किसके अंदर आ जाएगा? अदर करेंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी। किसके अंदर आ जाएगा? अदर करेंट लायबिलिटी।
सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटी। ये बेटा रिजर्व नहीं होता, डिबेंचर, डिबेंचर बोलो ना, हाँ, डिबेंचर को रिडीम कर रहा है, उस पर कुछ प्रीमियम दिया, डिबेंचर को रिडीम कर रहा है, उसमें क्या दिया बेटा? प्रीमियम। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है बेटा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एक बार गिनो किसकी कितनी चीजें सही हुई? सारी सही हो। नौ सही हुई तेरी, बाकी सारे सही हुए। हाँ दी, कितने सही हुए? 7। ठीक है, कोई बात नहीं यार, माफ कर दे। चलो आ जाओ, आपको सेम काम करना है, मेजर हेड और सब हेड बताने हैं फॉलोइंग की। आप करो एक बार, इसके मेजर हेड और सब हेड लिखने हैं आपको। ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, सरप्लस पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स। लिखो फटाफट। बेटा लिख लिए सारे 6 के 6, जल्दी लिखो ना। चलो हो गया टाइम, अब छोड़ दो। ट्रेड पेबल्स किसके अंदर आएगा? करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स। जैसे मिनी हेड बताने हैं क्या इसके? प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ, करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कैसे आएगा बेटा? सरप्लस बैलेंस शीट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, दोनों कहां पे आएंगे? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है क्या? फ्रीज है। अगला क्या है? मेन प्रपोज डिविडेंड कहां आएगा? प्रपोज डिविडेंड कहां आएगा? नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि प्रपोज डिविडेंड क्या हुआ है, अभी शेयर होल्डर्स ने प्रपोज किया है, जब तक वो बोर्ड होल्डर्स ने प्रपोज किया है, जब तक एजीएम में उसकी हाँ नहीं हो जाती तब तक वो क्या है? प्रपोज डिविडेंड है, डिक्लेयर डिविडेंड नहीं है। प्रपोज डिविडेंड अभी तक लायबिलिटी नहीं है, जब शेयर होल्डर्स हाँ बोलेंगे तब वो करंट लायबिलिटी में आएगा। प्रपोज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, कहीं नहीं आएगा। ठीक है क्या? अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, ये भी कहीं नहीं आया क्योंकि अनकॉल्ड है। क्या है बेटा? अनकॉल्ड है, नोट्स टू अकाउंट्स के पार्ट है दोनों। देखो लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स इज अ कैपिटल कमिटमेंट एंड इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। दोनों बैलेंस शीट के किसी भी हेड में नहीं आते हैं। चले, हो गया।
अब टेस्ट टेस्ट है क्या किसी सब्जेक्ट में? बिजनेस में कौन सी डाउट क्लास? अकाउंट्स की कि टेस्ट की? कल लगा ली। कल लगा देते हैं, कल एक बार 3 बजे आ जाना, कल कॉल करके। कल कल 3 से 4 डाउट क्लास है, जिसको जो जो डाउट्स आ जाना, जितनों का नंबर आ पाए, सबका नंबर नहीं आ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है एक दिन में। तो भाई अब डाउट पूछेगा तो नहीं बताएगा, डाउट नहीं बताया था मतलब। अगर डाउट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन का है तो है, सीरियसली बोल रहा हूं। अगर जो चीज आने वाली है वो पूछोगे तो बता दूंगा। मेन जो अबे क्या है बे? हाँ, मैक्रो के पेपर जो दिए थे, चेक रक्षित दीदी बता पाएगी चेक हुए कि नहीं हुए, चेक करके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कल डाउट क्लास है 3 से 4, ठीक है। 3 से 4 में डाउट क्लास है, जिसको जो भी डाउट्स हो पूछने आ सकते हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? सुनो ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ाना है, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पर मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरी बातों को कोई सुन रहा है। मतलब मजे लेने आए हैं, मजे ले रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है क्या। एक वीडियो बना के भेज दूंगा, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना हो मत पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को वन साइडेड एफर्ट डालने में बिल्कुल मजा नहीं आती है, ठीक है क्या। कल भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैं एक क्लास, एक बहुत ऑनेस्ट अपना एफर्ट मारूंगा मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाने की। अगर मुझे लगा कि कोई पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना सेम चीज मैं सबके वीडियोस बना के सब कुछ डाल दूंगा, फिर सब लोग इंडिविजुअली आके अपने डाउट्स पूछ लेना। क्योंकि मैं एफर्ट मारते जाऊं और मजे लेते रहो तुम लोग, वो मेरे साथ क्या है, पास्ट में कभी हुआ नहीं है ज्यादा, तो क्या कर सकता हूं मैं, है ना। तो मेरे को आ नहीं रहा है वो मजा कि मैं पढ़ाऊं जबरदस्ती। पिछला भी मैंने जो पढ़ा रहा था ऐसा लग रहा था जब जबरदस्ती सुन रहा है कान लगा के अपने, तो मेरी आदत नहीं है वैसे पढ़ाने की, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। पीएनएल का फॉर्मेट आपको बना के मैं एक वीडियो बना के भेज दूंगा, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना, उसके बाद डाउट्स रह जाए तो क्लास में आ जाना मुझसे पूछने। अगर कभी तुम लोग की इच्छा हुई तो खुद से बोलोगे तो मैं क्लास लगा भी दूंगा, लेकिन जितने बच्चे बोलेंगे सिर्फ उन्हीं की क्लास लगाऊंगा। 2 बच्चे आके बोलते हैं क्लास के पहले भैया थ्योरी नहीं बन रही है, मैं यहाँ पे आके थ्योरी की क्लास लगाता हूँ, तो फिर सुनते नहीं है। फिर आगे भी क्लास के बाद आके पूछेंगे भैया ये बता दो वो बता दो, फिर जब मैं पढ़ाने आता हूँ तो फिर वो नहीं सुनते हैं। तो मैं नहीं हो रहा है मेरे से अब ये सब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। बहुत ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ हर एक चीज। बस मेरी एक ही पूरे साल इच्छा रहती है, कोशिश रहती है कि किसी भी बच्चे की कोई भी जरूरत हो तो उसको पूरी कर पाऊं। लेकिन अब क्या है ना, जब सामने वाला मजे लेने लग जाए कि यही बता दो वही बता दो वही बता दो, और फिर सुने नहीं, तो फिर लगता है कि मजे ले दो मेरे। और मैं स्कूल टीचर नहीं हूँ कि दिन भर अपने मजे करवाते रहूं, और फिर इसीलिए मैंने स्कूल पढ़ाना भी छोड़ दिया कि वहां भी यही होता था। तो मेरे को मजा ही नहीं आई कि यार नहीं पढ़ाना स्कूल, क्योंकि वहां ये होता है बच्चे बता दो फिर सुनते नहीं, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है, कोचिंग में जाके पढ़ना है। या तुम लोग अब कुछ और पढ़ ली होगे सब, इस कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये एक बचा है आखिरी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इसका वीडियो बना के भेज दूंगा, छोटा सा 5-7 मिनट का कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। ये आपके इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल या परसों में, कल हाँ 2 दिन के अंदर मिल जाएगी, 2 या 3 दिन के अंदर आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल आपकी डाउट क्लास है 3 से 4, ठीक है। ऑन अ वेरी स्पेसिफिक नोट क्वेश्चन मार्क करके आओ, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वो डाउट पूछो, ठीक है क्या। जितने जेन्युइन डाउट्स होंगे मैं सारे लूंगा, अंत तक लूंगा। 1 तारीख के बाद भी आपकी क्लास में मैं अवेलेबल रहूंगा डेली, 1 घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम चाहिए होगा मैं यहाँ पे बैठूंगा। जिसको अपने डाउट्स हैं वो डाउट लेने के लिए आ सकते हैं, पर जो घर से बोल के निकल रहे हैं कोचिंग जा रहे हैं और यहाँ पे आके टाइम पास कर रहे हैं, उनको मैं अलाउ नहीं करूंगा 1 तारीख से, ठीक है। मेरी जितनी जिम्मेदारी बनती है मैं सारी पूरी करूंगा, ठीक है। आज की सभा को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बाय बाय, जा सकते हैं।
ऑफिस में रखा क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट बता दूं साइंस और आर्ट क्यों भाई तुम लोग अभिषेक भैया को गुस्सा कर दिए? भैया वो तो पति नहीं रहे इन लोग, आदि नहीं किया है। इन लोग ने किया, बातें कर रहे होंगे। Cheers.